नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी भारत कनाडा के रिश्तों में तल्खी के बीच फाइव आइज देशों के दखल की, चंद्रबाबू नायडू को मिली ईडी की क्लीन चिट की। देखेंगे न्याय की देवी की नई मूर्ति पर सियासत को, बहराइच हिंसा में खुली योगी सरकार की पोल को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव के मायने। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हरियाणा में फिर बनी नायब सिंह सैनी की सरकार, पीएम मोदी की मौजूदगी में सैनी ने ली शपथ। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता एक्ट की धारा 6(1) को रखा बरकरार, बोले राजीव गांधी सरकार का फैसला एकदम सही। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें, बांग्लादेश ने जारी किया अरेस्ट वारंट, मानवाधिकार उल्लंघनों का लगाया आरोप। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत, मामले में 3 लोग गिरफ्तार, विशेष जांच दल का हुआ गठन। रेलवे टिकट ने आरक्षण के नियमों में किया बड़ा बदलाव, रेल यात्रियों के लिए अब 120 दिन नहीं बल्कि 60 दिन पहले शुरू की जाएगी टिकट की बुकिंग। और अब खबरें विस्तार से। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको लेकर मोदी सरकार की न केवल देश में किरकिरी हो रही है बल्कि विदेशों तक भी मोदी सरकार को फजीहत झेलनी पड़ रही है। कनाडा और भारत के रिश्तों में बढ़ते तनाव और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उठते सवालों के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आया है। साथ ही भारत कनाडा के बीच चल रहे विवाद में कनाडा को फाइव आइज देशों का भी साथ मिल गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के पुराने विवाद ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। इस मामले को लेकर दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते टूट के कगार पर पहुंचते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, इस विवाद की वजह से दोनों देश सुरक्षा का हवाला देते हुए एक दूसरे के कुछ राजनयिकों को भी निकाल चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति, देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम इसमें शामिल किया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें अधिकारियों ने आरोप लगाए हैं कि खालिस्तान समर्थक आतंकियों की हत्या करवाने में भारत सरकार इसमें पूरी तरह से शामिल है। पहले जब ये रिपोर्ट लिखी गई तब गृह मंत्री का नाम नहीं था, इसे बाद में अपडेट किया गया और साफ तौर पर इसमें गृह मंत्री को शामिल किया गया है कि वो इसमें भागीदार है। बता दें, कनाडा ने पिछले साल भी भारत पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन इस बार न केवल जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बल्कि कनाडा की मंत्री, पुलिस ने भी भारत सरकार पर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। बता दें, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कनाडाई अधिकारियों के मुताबिक निज्जर की हत्या एक अलग घटना नहीं थी बल्कि भारत के वरिष्ठ अधिकारी और देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ से किए गए बड़े प्रयास का हिस्सा थी। सीधे तौर पर कनाडा की पुलिस का कहना है कि इसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और भारत सरकार पर लगे सभी आरोपों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम मुख्य तौर पर उभरकर सामने आ रहा है। यानी सीधे शब्दों में कनाडा सरकार और पुलिस की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि भारत सरकार गैंगस्टर का इस्तेमाल करके दूसरे देशों में अपने खिलाफ खतरा बनने वाले लोगों की हत्या करने का काम कर रही है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका का मुख्य रूप से जिक्र किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से लगातार इसको कनाडा सरकार का राजनीतिक एजेंडा बताते हुए खारिज किया जा रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने भारत और कनाडा के बीच विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने इस पूरे मामले पर कहा है कि भारत को निज्जर हत्याकांड के मामले में कनाडा की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा कि भारत पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर है। बता दें, फाइव आइज देशों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन के देशों के बीच ये संधि है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई संदिग्ध गतिविधि होती है जिससे किसी सदस्य देश को खतरा हो तो वो जानकारी साझा करेंगे। इस संगठन में 5 देशों की 20 खुफिया एजेंसियों का एक साथ मिलकर काम कर रही है और इसे दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क में से एक माना जाता है। ये सभी देश इस वक्त कनाडा के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ जहां दावा किया जाता है कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वगुरु बन गया है, लेकिन कनाडा भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है और सभी ताकतवर देश कनाडा के साथ खड़े हुए हैं और भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। 371 करोड़ के घोटाले में ईडी को कोई भी सबूत चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नहीं मिला है, उन्हें आजाद कर दिया गया है। इसे ही कहते हैं भाजपा राज की ताकत, जहां विपक्ष को ईडी के चंगुल में फंसाया जाता है और अपने नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है।
कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को बुधवार 16 अक्टूबर को ईडी की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है और इस तरह एक और भाजपा राज में भाजपा का एक और नेता ईडी के चंगुल से बेदाग होकर बाहर निकल आया है। बता दें, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और सीएम नायडू को इसी स्कैम में तत्कालीन वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार में 53 दिन जेल में बिताने पड़े थे। 9 सितंबर 2023 को सीआईडी टीम ने नायडू को सुबह नंगाल से गिरफ्तार किया था। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ साल 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। सीआरपीसी की धारा 50(1)(2) के तहत चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की गई थी। चंद्रबाबू नायडू 31 अक्टूबर 2023 को जमानत पर जेल से बाहर आए थे, लेकिन अब भाजपा राज में सीएम बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले चंद्रबाबू नायडू के लिए भाजपा का एहसान तो किया जाना ही था, क्योंकि बैसाखियों के सहारे बनी मोदी सरकार में पहले ही नीतीश कुमार के तेवर मोदी सरकार के पसीने छुड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में 16 सीटों वाली तेलुगु देशम पार्टी पर भाजपा एजेंसी ईडी की इतनी मेहरबानी तो होनी ही थी। अब जरा सोचिए, ये वही चंद्रबाबू नायडू है जिनके लिए भाजपा के लिए कभी ये शब्द हुआ करते थे। दर दर भटकने के बाद 10 साल दर भटकने के बाद उनको लगा कि सत्ता पर मोदी जी के सहारे के बगैर नहीं आ सकते। फिर से एनडीए का दामन थामकर श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले चंद्रबाबू मोदी जी की शरण में चले गए। इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको वापस आने की कोई जगह नहीं मिलेगा। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी है। ईडी की हैदराबाद यूनिट ने इस मामले में 23.5 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क की है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि कौशल विकास योजना के कथित घोटाले में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे नायडू की भूमिका सामने आती हो। इस पर ईडी का 16 अक्टूबर का एक ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें लिखा है, ईडी हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम सीमेंस परियोजना में धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 23.5 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त परियोजना आंध्र प्रदेश में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस ट्वीट में या कहीं भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी नहीं दी गई कि चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिल गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी गई तो इतने गुपचुप तरीके से क्यों? इस खबर पर बीजेपी में इतनी खामोशी क्यों है? जिस ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को फंसाने के लिए बड़े ही धूमधड़ाके से किया जाता है, भाजपा राज में उसके नेता को 371 करोड़ के घोटाले में चुपचाप से क्लीन चिट दे दी जाती है। ये चर्चा का विषय है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि भाजपा राज में ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। कितनी बार विपक्ष भी इस पर सवाल उठा चुका है कि ईडी के सहारे विपक्ष को खत्म करने की कोशिश मोदी सरकार में की जा रही है। इसका एक ताजा उदाहरण है कि एनडीए में आते ही चंद्रबाबू नायडू बरी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा बदलाव करते हुए न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर बंधी पट्टी को हटा दिया है। हाथ में तलवार की जगह भी अब संविधान ने ले ली है। कहा जा रहा है कि इसका मकसद ये बताना है कि भारत में कानून अंधा नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ इस खबर की चर्चा जोरों शोरों से की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस कदम पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। तो क्यों न्याय की देवी की नई मूर्ति पर सवाल उठ रहे, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। भारतीय संविधान लागू होने की 75वें साल में न्याय की प्रतीक देवी की नई मूर्ति में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें देवी की आंखों पर बंधी पट्टी को हटा दिया गया है। वहीं हाथ में तलवार की जगह अब संविधान ने ले ली है। इसको लेकर जहां एक तरफ इस बात की चर्चा की जा रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बार बार संविधान पर जोर देने से संविधान की ताकत को समझा गया है, तो वहीं एक तरफ इस मामले पर राजनीतिक चर्चाएं भी की जा रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कड़े शब्दों में आलोचना की है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने भाजपा और संघ पर भी निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, न्यायालय का काम संविधान की रक्षा करना और संविधान के तहत ही न्याय करना है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? आखिर वे न्याय की देवी के हाथों से तलवार हटाकर उसे संविधान से बदलने का फैसला कर साबित क्या करना चाहते हैं? राउत ने आगे कहा, वो पहले ही संविधान को मार रहे हैं और अब न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी हटाकर वो सभी को खुले तौर पर भ्रष्टाचार और संविधान की हत्या दिखाना चाहते हैं। ये भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोपेगेंडा और अभियान है। बता दें, 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़े बदलाव करते हुए फैसला लिया। उनके निर्देश पर ही देवी की प्रतिमा को बदला गया है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की लाइब्रेरी में नई प्रतिमा लगाई गई है। पहले देवी की आंखों पर पट्टी होती थी और एक हाथ में तराजू, दूसरे में सजा की प्रतीक तलवार देखी जाती थी। इन बदलाव को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को अंग्रेजी विरासत से आगे निकलने की जरूरत है। कानून कभी अंधा नहीं होता, वो सभी को एक समान रूप से देखता है। इसलिए न्याय की देवी का स्वरूप भी बदला जाना चाहिए। हाथ में संविधान संदेश देता है कि न्याय संविधान के अनुसार किया जाता है, दूसरे हाथ में तराजू प्रतीक है कि कानून की नजर में सभी एक समान है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जहां तारीफ की जा रही है, तो वहीं इस पर सियासी बवाल भी देखने को मिल रहा है। सियासी बवाल तो यूपी में भी देखने को मिल रहा है, जहां बहराइच के महाराजगंज इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली लगने से 23 साल के युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर ये दावे किए गए कि उसके साथ बर्बरता की गई। लेकिन इस पर मामले पर जिस तरह से पुलिस की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है उसने यूपी की योगी सरकार और पूरे प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के बहराइच जिले में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा देखने को मिली। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद बहराइच में हालात और बिगड़ते चले गए, जिस पर शासन और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। ऐसे में रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसके साथ बर्बरता की गई, उसे तमाम तरह की यातनाएं दी गई और फिर उसकी हत्या की गई, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा हुआ। हालांकि इन दावों का बहराइच पुलिस ने खंडन कर दिया है और उन्हें फर्जी बताया है। बहराइच पुलिस के सोशल मीडिया सेल ने अपने एक ट्वीट में बताया है, बहराइच के महाराजगंज कस्बे के हरदी थाना क्षेत्र में घटित घटना के दौरान एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इनमें कहा जा रहा है कि मृतक युवक को करंट लगाया गया, उसे तलवार से मारा गया और उसके नाखून उखाड़ दिए गए। इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगना पाया गया है। इस घटना में और किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। इस पोस्ट में आगे अपील करते हुए कहा गया कि लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। बता दें, बुधवार 16 अक्टूबर को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मृतक रामगोपाल मिश्रा को यातनाएं देकर मारने की बात कही गई थी। दावा किया गया कि 22 वर्षीय रामगोपाल की हत्या से पहले उसके साथ जमकर बर्बरता की गई। ये भी दावा किया गया कि रामगोपाल की पैर के नाखून को खींचकर बाहर निकाला गया, साथ ही आंखों के पास किसी नुकीली चीज से गहरा घाव दिया गया। हालांकि ये सारे दावे गलत साबित हुए और इस पर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि 10 सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार की तरफ से ये साजिश रची गई। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। बहराइच जिले के रहुआ मैसूर गांव में ये घटना 13 अक्टूबर 2024 को शाम करीब 6 बजे हुई थी। गांव के कुछ लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहे थे। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में एक समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो दो पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे और इसी दौरान जुलूस में शामिल रामगोपाल ने दूसरे समुदाय के घर की छत पर जाकर नारेबाजी की और वहां भगवा झंडा लहराया। उसने वहां पहले से लगे एक झंडे को भी निकाल दिया। आरोप है कि इस दौरान ही रामगोपाल को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ भी इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला सत्ताधारी एनडीए से होगा, लेकिन दोनों के लिए ये राह आसान नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चुनौती योगी को अपना अस्तित्व बचाने की है, तो वहीं सपा को कांग्रेस के साथ मिलकर अपना कद बढ़ाने की भी है। तो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या सियासी माहौल बन रहा है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज किया हो, लेकिन सपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन बरकरार रखने की बात कही है, क्योंकि सपा को आगे आने वाले चुनाव में वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अपने कद और वजूद को और ज्यादा मजबूती देने के लिए सपा ने कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। इसमें फिलहाल अभी 9 सीटों पर चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। वहीं फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी जहां अपने एनडीए के कुनबे के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है, तो उधर इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस और सपा भी मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान सेट कर रहे हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 5 सीटें करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, कुंदरी और सिमामऊ समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि खैर, गाजियाबाद और फूलपुर भारतीय जनता पार्टी के पास थी। चुनाव आयोग के 9 सीटों पर चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बीजेपी उपचुनाव में करना चाहती है, इसलिए किसी भी कीमत पर बीजेपी को अपनी सीटों को वापस पाना है। ऐसे में सबसे ज्यादा साख सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दांव पर लगी है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें सपा विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली जीत से जो सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में बना है, उसे बरकरार रखने की चुनौती सपा के सामने उपचुनाव में है। बताया जा रहा है कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है, उनमें से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं मीरापुर सीट उसने आरएलडी को दी है। बीजेपी ने संजय निषाद पार्टी को मंचवा सीट भी देने से इनकार कर दिया है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करहल और मिल्कीपुर सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। हालांकि मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। मिल्कीपुर सीट फैजाबाद लोकसभा सीट में आती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को किसी भी हाल में इसको जीतना है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सपा को ना तो एक सीट दी, ना ही उससे कोई सलाह ली। हालांकि सपा की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा था कि उसके बगैर लिए चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ की 90 सीटों में से 37 सीटों पर जीत मिली। बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस काफी पीछे रह गई। सपा की हरियाणा विंग की तरफ से दावा किया गया कि अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता तो शायद आज यहां गठबंधन की सरकार होती। ऐसे में सपा को कांग्रेस का साथ लेकर चलना एक मजबूरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।